हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलिट लर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग और जान लेंगे हैशिंग क्या है। हैशिंग की मेथड से हैश टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, दोनों ही मेथड जान लेंगे कि डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है। साथ में सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन क्या है, यानी एक्चुअली कोलिजन क्या होता है, और अगर कोलिजन हो जाता है तो कोलिजन को रिजॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं। मेजर कैटेगरीज दो हैं, ओपन एड्रेसिंग और चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग में फर्दर तीन कैटेगरीज और होती हैं, जैसे लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वगैरह। उनको भी हम जो है इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर किसी में क्या करना होता है कोलिजन रिजॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हैशिंग क्या है। एक्चुअली अभी तक जब तक आप एरे पढ़ते हुए आ रहे थे तो आपने ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बता दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये, और आपको बोला जाता है अब इनको एरे में लगा दीजिए। तो आप क्या करते थे, चाहे तो रैंडम तरीके से या फिर जिस सीक्वेंस में मैंने आपको नंबर बताए हैं उसी सीक्वेंस में आप इन्हें ऐसे ही एरे में भर देते थे, और एरे का जो इंडेक्स है वो अपने आप असाइन हो जाता था इस तरह। यानी कि रैंडमली जो है किसी भी इंडेक्स पे कोई भी नंबर आ रहा है, इंडेक्स का कोई भी रिलेशन नहीं होता था उस पे सेव हुई वैल्यू से। ये था हमारा नॉर्मल एरे में चीजों सेव करने का फंडा। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम एरे में सर्चिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इस एरे में 5 की जगह 100 एलिमेंट होते और आपको कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे सेव होगा, क्योंकि हमने तो रैंडमली भरे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर फॉर लूप जैसी चीजें बनाते हैं, फॉर लूप को चलाते हैं, और वो लीनियर या बाइनरी सर्च जैसी टेक्निक्स यूज करके हर एक एलिमेंट से गुजरता है और ढूंढ के निकालता है कि जो एलिमेंट आप मांग रहे हैं वो कौन से इंडेक्स पे सेव है। यानी आपको कोई तरीका नहीं है बिना सर्च या बिना लूप चलाए जानने का कि कौन से इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट जो है सेव हो सकता है। तो ये क्या है, एक टीडियस टास्क है, आपका टाइम बढ़ाता है। हैशिंग क्या कहती है, हैशिंग कहती है कि हम आपके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें सेव करेंगे, लेकिन इस तरह सेव करेंगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट सेव होगा उसका इंडेक्स से कोई ना कोई रिलेशन होगा। यानी आप क्या है, इंडेक्स और वैल्यू दोनों के बीच में एक रिलेशन जान जाएंगे, और रिलेशन से ही आप ढूंढ लेंगे ये कौन सी पोजीशन पे सेव होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये एक एरे है और इसके इंडेक्स है इस तरह। अब मैं कहूँ इसमें ना आप 2 सेव कर दीजिए, और मैं कहती हूँ इस तरह सेव करना कि जो नंबर मैं आपको सेव करने के लिए बोल रही हूँ उसको उस नंबर का स्क्वायर करके देखना, जो आंसर आता है उस पोजीशन पे सेव करना। तो आपने कहा हमें 2 सेव करने के लिए बोला गया है, 2 का स्क्वायर करके देखो आंसर आ रहा है 4। तो आप कहते हैं इसे उठाकर ना फोर्थ जगह पे जो है सेव कर दो, यहाँ पे सेव कर लो इसे। तो यानी आपके इंडेक्स का आपकी सेव्ड वैल्यू से कोई ना कोई रिलेशन होता है, ताकि आपको पूरे जो डेटा है उससे गो थ्रू ना करना पड़े। आपको जब वैल्यू ढूंढने को बोली जाए तो आप वैल्यू देखते ही समझ जाए कि फॉर्मूला में डालने से आंसर आ रहा होगा ये, तो यानी कि पक्का इसी इंडेक्स में सेव होगी, और कोई इंडेक्स चेक करने की जरूरत नहीं है। बस यही है हैशिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली हैशिंग क्या होता है। अब मैं एक बार आपको इसकी टेक्निकल टर्म बता देती हूँ। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि हैशिंग की टेक्निक क्या करती है। ये एक फंक्शन के हिसाब से आपकी जो वैल्यू है उसे सेव करती है। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि मान लीजिए आपको सेव करना है 2, तो मैं कहती हूँ ये जो आपको वैल्यू मिली है उसका स्क्वायर करके देख लो, आंसर क्या आ रहा है 4। तो इसे जो है फोर्थ इंडेक्स पे सेव कर देना जाके, तो कि जब हमें ढूंढा जाए तो हम फॉर्मूले से ही पता लगा लें कि अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी फोर्थ इंडेक्स पे सेव हो रखी होगी। आपको कहीं चेक ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आप बताते हैं ना कि किस फॉर्मूले से इसकी पोजीशन निकाली जाए, उस फॉर्मूला को हम कहते हैं हैश फंक्शन। ये ऐसे ही कोई रैंडम फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ये मैंने यहाँ दिखा दिया ऐसे एग्जाम्पल के लिए। इसके लिए प्रॉपर तरीका होता है जो मैं अभी आगे की स्लाइड्स में सिखाऊंगी। तो आपको ये याद रखना है कि जिस फॉर्मूले की मदद से आप किसी वैल्यू का इंडेक्स निकालेंगे उस फॉर्मूला को कहते हैं हैश फंक्शन। साथ में ही हैशिंग क्या करती है, आपका जो इनपुट है यानी आपका जो एलिमेंट है उसे की कहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी की मदद से जो है ये हैश कोड निकाल के आपको देती है। हैश कोड यानी कि आप ऐसे एरे मत सोचो, आप ये सोचो कि एक टेबल होगा हैश टेबल, उसमें आपकी कीज होंगी कि आप क्या सेव कर रहे हो, और यहाँ पे इंडेक्स होंगे यानी कौन से कोड पे हमको इसको सेव करना है। तो ये जो आपका एलिमेंट होता है इसी की मदद से जो है हैश कोड यानी इसकी पोजीशन निकाली जाती है, और इन दोनों चीजों को फिर हैश टेबल में भरा जाता है। क्या फायदा है हमें इसका, ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा रिलेशन एलिमेंट और इंडेक्स के बीच में। तो हमें सारे डेटा से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो फास्ट डेटा एक्सेस हो जाएगा, यानी जब हमें कोई एलिमेंट ढूंढने को बोला जाएगा तो जल्दी ढूंढ पाएंगे, हमें सारे डेटा से गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फास्टर एक्सेस के लिए हम इस काम को करते हैं। फास्टर एक्सेस का अगर आपको एग्जाम्पल याद रहे तो ये इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल और प्रूफ है कि हैश टेबल्स की जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एवरेज केस में से कितना समय लगता होगा, कितना ही एक्सपैंड होती होगी, वो होती है O1।
यानी कि आप जितना एलिमेंट ढूंढ रहे हो उसको एक ही बार समय लगता है ढूंढने में। वन का मतलब होता है ये एक्सपैंड नहीं हो रही है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं एल्गोरिदम वाले कॉन्सेप्ट में, जिसमें कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं बढ़ते हैं इनपुट के हिसाब से। नेक्स्ट कहता है वर्स्ट केस, यानी बुरे से बुरा समय भी अगर आपका आ जाए, ज्यादा बुरे से बुरा भी आपने इनपुट डाल दिया, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी, तो ओ एन से ज्यादा नहीं जाएगा। एन का मतलब है अगर आपने 10 एलिमेंट डाल दिए तो 10 ऑपरेशन से आगे ये नहीं जाएगा। ये है इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, कि जितने एलिमेंट है उतने ही ऑपरेशन होंगे उससे आगे, यानी 10 एलिमेंट के बेस पे कभी भी 100 ऑपरेशन पे ये नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या है, फायदेमंद है, जल्दी काम करा देता है। दूसरा है एफिशिएंट की बेस्ड स्टोरेज है, ये हमने अभी जान ही लिया है कि हमें पता लग जाता है कि एक की है, हमारा एलिमेंट क्या है, और इसको फॉर्मूले में डाल के पता लग जाता है ये कौन से इंडेक्स पे सेव रखी होगी। तो एक पेयर बन जाता है हमारे पास की और उसके इंडेक्स का। तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है एलिमेंट्स को किसी भी जगह पे रखने का, यानी मैपिंग करनी बड़ी आसान हो जाती है। सीधा एलिमेंट को फॉर्मूले में डालो, उसकी पोजीशन निकल के आ जाएगी, पोजीशन पे उसे रख दो, कंफ्यूजन कोई होती ही नहीं है। नेक्स्ट कहता है ऑप्टिमाइज फॉर डायनेमिक डेटा। डायनेमिक डेटा के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हैश टेबल्स जो है वो डायनेमिकली रिसाइजेबल होते हैं, यानी इनको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जबकि हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है कि बाय नेचर एरेज जो होते हैं वो स्टैटिक हैं, यानी हम उनको जो है बढ़ाते घटाते नहीं है उनका साइज। लेकिन हैश टेबल जो है रिसाइजेबल है। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट जब आप हैं और आपको लगता है कि 10 एलिमेंट सेव हो चुके हैं, अब आगे हो सकता है 20 की जरूरत पड़ जाए, तो आप इस टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। ये एक इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट ये कहता है कोलिजन हैंडलिंग करने में ये बढ़िया तरीका दे देता है आपको। कोलिजन हैंडलिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा फॉर्मूला से निकालना, तो फॉर्मूला से निकालते समय आपके साथ क्या हो गया, आपका मान लीजिए एक एलिमेंट है, उसको आपने फॉर्मूला में डाला, आंसर आ गया 2, तो आपने इसे सेकंड पोजीशन पे रख दिया। कोई और एलिमेंट है, आपने उसको फॉर्मूला में डाला, उसका भी आ गया 2, अब इसका भी आंसर 2 आ गया, इसका भी, तो इसको तो आप पहले से ही सेकंड पोजीशन पे रख चुके हैं, फिर इसे तो सेकंड पे नहीं रख सकते। तो ये हो जाता है कोलिजन। इसे मैं आगे भी डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, अभी मैं ब्रीफ में जल्दी बता रही हूँ। तो ये केस बन जाता है कोलिजन का केस। अब इस केस में क्या किया जाए, तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के भी तरीके हैं हैशिंग के साथ ही, इसलिए हम कहते हैं हैशिंग एफिशिएंट है, क्योंकि अगर कोलिजन हो भी गया तो उसको रिजोल्व करने का भी हमारे पास तरीका है। तो आप देखते हैं इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से। तो आ जा रहे हैं हैश टेबल बनाने पे। तो हमें जो है मेजर की कॉन्सेप्ट हैशिंग के बारे में क्या क्या पॉइंटर पता होने चाहिए, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं और आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, हैश फंक्शन क्या होता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हैशिंग का मतलब है एक टेबल बनती है, यहाँ पे आप लिखते हैं कीज, कि हम कौन से एलिमेंट, जैसे आपको 2 वैल्यू कहीं सेव करनी है, 11 कहीं सेव करनी है, 9 कहीं सेव करनी है, तो ये आपकी कीज। साथ में आप यहाँ लिखते हैं इसे कौन से इंडेक्स पे सेव करना है। अब इनका इंडेक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसे कहते हैं हैश फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कि ये हैश फंक्शन कैसा होता है, यानी कैसे निकालते हैं ये, जो हम फॉर्मूला फॉर्मूला बार बार कह रहे हैं। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, आपको दो तरह के मेथड दिए हुए हैं। चाहे तो आप डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए पोजीशन किसी भी एलिमेंट की, चाहे तो मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकाल लीजिए। और इन्हीं से यूज करके, इन्हीं को यूज करके जो पोजीशन निकल के आती है, उन्हीं से हम इस तरह की टेबल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं हैश टेबल। यानी हैश टेबल क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें की वैल्यू पेयर सेव होते हैं, कि कौन सी की है और कौन सी उस पर सेव है। अब इन्हीं कीज को क्या किया जाता है, हैश फंक्शन में डाला जाता है, और फिर एक आंसर निकल के आता है हैश कोड, जिसको इंडेक्स की तरह यूज कर लिया जाता है। यही हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। तो अब मैं आपको एक्चुअली ये दोनों तरीके दिखा रही हूँ कि डिवीजन मेथड और मल्टीप्लीकेशन मेथड से हैशिंग कैसे करते हैं और हैश टेबल कैसे बनती है। ये वाले पार्ट पे अभी हम आएंगे, कोलिजन वाले पार्ट पे बाद में, जब कोलिजन होगा तब मैं इसको सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं इसको। ठीक, तो आ जा रहे हैं हैश टेबल बनाने पे। पहले डिवीजन मेथड सीख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कहता है आपको कैसे निकालना है, आपको किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स ऐसे निकालना है। कैसे निकालना है, की, यानी कि जो एलिमेंट आपको रखने को बोला है उसका आप मॉड्यूलस कीजिए। मॉड्यूलस अब लोगों को पता लग गया होगा, इतनी आप कोडिंग कर चुके हैं, कि रिमाइंडर, मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि 9 को जो है 2 से डिवाइड करिए, तो मैं ऐसे लिखूंगी 9 मॉड्यूलस 2। ये मॉड्यूलस का मतलब है 9 को 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 चला जाएगा, ये जो 1 बचेगा ये है रिमाइंडर। तो जब हम मॉड्यूलस लगाते हैं तो ये रिमाइंडर बच के जो आता है इसे आंसर मानते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो एलिमेंट सेव करने के लिए दिया हुआ है उसको आप टेबल साइज से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बच के आएगा वही उसकी पोजीशन होगी। तो एक बार देख लेते हैं कैसे सेव हो रहा होगा ये। देखिए आपको ये नंबर्स बोले हैं सेव करने के लिए, अब मैं बारी बारी से समझाऊंगी इनको कैसे सेव किया। इसी हैश फंक्शन में मैं इन्हें डाल रही हूँ।
टेबल का साइज क्या है? टेबल का साइज आपने अभी 10 रखा है। रीसाइजेबल होती है हैश टेबल। फिलहाल हमने जो है 10 रखा हुआ है। तो ये देखिए 0 से 9 इंडेक्स, बिल्कुल एरे की तरह। आप ऐसे विजुअलाइज करते थे पहले, 0 1 2 समथिंग 9 तक। अब हम ऐसे टेबल की फॉर्म में विजुअलाइज कर रहे हैं, चीज वही है। तो हम कहते हैं 0 से 9 इंडेक्स तक जो है हम भरेंगे वैल्यूज को। चलो कौन कौन सी वैल्यू भरनी है? 23, 45, 12, 34, 56, 78, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ रख ली है। अब हम इनमें फंक्शन डालेंगे। कैसे डालेंगे इन्हें? हैश फंक्शन में। हैश फंक्शन कहता है दी हुई वैल्यू को 10 से, यानी टेबल के साइज से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही उसकी पोजीशन होगी। तो आपने 23 को 10 से डिवाइड किया। मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी शायद आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 23 को 10 से डिवाइड किया। 10 थ्री जा, सॉरी, 23 को 10 से डिवाइड किया। 10 टू जा 20, और 3 आंसर बच गया नीचे। तो अभी जो 3 रिमाइंडर बचा है ये इसकी पोजीशन है, इसीलिए यहाँ 3 आया है आंसर। तो आपको क्या पता लग गया? 23 नाम की जो वैल्यू है उसको थर्ड इंडेक्स पे रखना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपने थर्ड इंडेक्स पे 23 रख दिया। ऐसे ही अब आप 45 का काम करेंगे। 45 को 10 से डिवाइड किया। 4 10 जा 40 चला जाता है, 5 बच गया होगा। तो ये 5 ही इसका इंडेक्स है। तो आपको 45 को उठा के फिफ्थ इंडेक्स पे रख देना है। ऐसे ही आपने 12 को 10 से डिवाइड करके 2 निकाला है, तो आपने 12 को 2 पे रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही आपने 34, 56, 78 इन सबको भी बिल्कुल इसी तरह रखा होगा। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि जो भी वैल्यू आपको बोली है सेव करने के लिए, उसको टेबल, ये आपको ध्यान रखना है, टेबल के साइज से रैंडमली 10 से डिवाइड मत कर देना। अगर यहाँ टेबल का साइज 12 होता तो यहाँ इंडेक्स होते 9, 10, 11 ऐसे। तो आपको फिर जो ये 23 है इसको 12 से मॉड्यूलस करना पड़ता। टेबल के साइज से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो वैल्यू सेव करने को बोली है उसे टेबल के साइज से डिवाइड करिए। जो रिमाइंडर बच के आएगा वही उसका आंसर होगा और वही उसकी पोजीशन होगी। आपको उस वैल्यू को उठाकर उसी पोजीशन पे रख देना है। ये था डिवीजन मेथड, छोटा सा ये। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आ रहे हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, काफी लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, जबकि वैसे है नहीं अगर आपको याद हो जाता है मेथड तो। देखिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड कहती है आपको एक कांस्टेंट याद रखना पड़ेगा, जो कि ये है। आप इसको याद रख लेना, इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आप देखते हैं आगे बढ़ के ये कहता क्या है। मल्टी ये अभी आप मत देखिए, ये जब आप ये एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है पहले आप जान लीजिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपको एक टेबल बनाना है, उस टेबल का साइज है 10। ये तो हम यही देख के आ गए थे ना, आई होप आप सब जो है विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। तो टेबल का साइज जो है हमने कहा है 10, हम अभी 10 एलिमेंट की टेबल बना रहे हैं। और आपको एक कांस्टेंट ध्यान रखना है, 0.61। आप इतना लंबा भी ना याद रखें, 0.61 भी याद रख ले तो भी काफी रहेगा। राउंड ऑफ करके सही आंसर निकल जाता है। तो आप जो है कांस्टेंट वैल्यू याद कर लेंगे। अब आपको ये नंबर जो है डालने हैं टेबल में, जैसे आप एरे में डालते थे, ये 50, 70, 76, 85, इनकी आपको पोजीशन ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है? हर की के लिए पहले आप क्या करें, ऐसे करिए। देखिए, पहले हम 50 को उठा रहे हैं, 50 ले लीजिए, ठीक है। अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपकी जो की है उसको आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। आपकी की थी 50, कांस्टेंट है 0.61, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इस स्टेप में हमने यही किया है। मल्टीप्लाई करके एक आंसर निकल आएगा, बिल्कुल निकल गया, 30.90 समथिंग आ गया। अब आप क्या करिए, इसका 30 उड़ा दीजिए, इसके 30 को हटा दीजिए, होल नंबर पार्ट को हटा दो, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट आपको देखना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बच गया? 0.90165 समथिंग। थोड़ा भी याद रख लेंगे, 2 3 डिजिट तक भी तो काफी है। तो ये है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा, उसको आप क्या करिए, इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 हमारा क्या था, टेबल का साइज। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आंसर निकल कर आएगा। उस आंसर को भी आपको उसकी पोजीशन मानना है। मैं एक बार स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। अब जब आप ये सब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया है। पहले स्टेप में आपको एक नंबर उठाना है जिसे आपको रखना है टेबल में। सेकेंड स्टेप में आपको उसी नंबर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड स्टेप में जब ये आंसर निकल के आ जाएगा तो इसका होल नंबर पार्ट हटा देना है और सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को अपने पास रख लेना है। फोर्थ स्टेप में आपको उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को सिर्फ टेबल के साइज से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 4 स्टेप की ये प्रोसेस है। एक आंसर निकल के आ जाएगा, जो आंसर निकल के आएगा वही उसकी पोजीशन है। यानी आपने जो हैश टेबल बनाई होगी उसमें ये जो 50 नाम की वैल्यू आपने बोला है, ये आपने 9th इंडेक्स पे रख दी होगी। ऐसे ही जब आप 70 के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू निकल के आएगी, फिर आप 70 को उस इंडेक्स पे रख देना, एंड सो ऑन। ये भी आसान सा ही तरीका है, बस इसमें 4 पार्ट होते हैं तो लोगों को याद नहीं रहता है। बस आप ये 4 स्टेप याद रख लीजिए। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं।
अब आ जाते हैं इसके सबसे पॉपुलर टॉपिक पे, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है कोलिजन। पहले जान लेते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ब्रीफ में, पर एक बार मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, कोलिजन का मतलब इंग्लिश से जब हम हिंदी करते हैं तो कोलिजन का मतलब होता है टकराव, टकराना आपस में। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि हैश टेबल में क्या होता है, आपस में टकराव हो सकता है। कैसे टकराव हो सकता है? मान लीजिए आप डिवीजन मेथड यूज कर रहे थे और आपको दो नंबर टेबल में रखने के लिए बोला गया था, 23 और 43। आपने कहा ठीक है रख देंगे। आपने डिवीजन मेथड अपनाया। डिवीजन मेथड याद आ रहा होगा कि जो नंबर रखने को बोला है उसको टेबल के साइज से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका आंसर होगा, यानी वही उसकी पोजीशन होगी। तो ठीक है, आपने जो है टेबल इमेजिन कर ली है और यहाँ ऐसे इंडेक्स है 0 1 2 समथिंग, और ऐसे यहाँ पे आप वैल्यू बता रहे हैं कौन सी वैल्यू रखनी है। तो आप कहते हैं हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं डिवीजन, तो डिवीजन के लिए हम 23 को पहले रख के देखते हैं। तो 23 को आपने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 3, तो आपने बोला भाई 3 इंडेक्स पे जो है 23 रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगले नंबर की बारी आई, आपने कहा 43। आपने 43 को 10 से डिवाइड किया, अब इसका भी आंसर 3 आ गया। अब आपने यहाँ देखा 3 पे तो आप ऑलरेडी पहले ही 23 रख चुके हैं। ये हो गया कोलिजन। इसी को कहते हैं कोलिजन की सिचुएशन। यानी जब आपके डेटा में दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, नंबर ऐसे आ जाए जिनको हैश फंक्शन में पुट करने के बाद सेम पोजीशन आ रही हो, तो इस सिचुएशन को कह देते हैं कोलिजन। कि हम ऑलरेडी एक नंबर को जो है उस पोजीशन पे बिठा चुके हैं और अब दूसरे नंबर का आंसर भी वही आ गया है, तो अब हम दूसरे नंबर को तो यहाँ बिठा नहीं सकते। तो ये है कोलिजन की सिचुएशन। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस यही कोलिजन होता है। और कोलिजन जो है अनअवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब ऐसे डेटा भरेंगे तो कभी ना कभी सेम वैल्यू आ ही जाएगी। अब जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अब इसको सॉल्व करने के तरीके देख लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं। याद रखिए, ये मेथड नहीं है, कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है ओपन एड्रेसिंग, एक है चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग के खुद के अंदर तीन मेथड और है, चेनिंग का एक ही है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। तो ओपन एड्रेसिंग पे आ जाते हैं, यानी अगर कोलिजन हो जाए तो फिर ऐसे केस में क्या करना है, ये लड़ाई कैसे सॉल्व करानी है। तो ओपन एड्रेसिंग के अंदर तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है लीनियर प्रोबिंग, दूसरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, तीसरा डबल हैशिंग। ये सब अभी ओपन एड्रेसिंग के तरीके चल रहे हैं, चेनिंग इसके बाद मैं समझाऊंगी सेकंड कैटेगरी। तो बारी बारी से इनको देख लेते हैं, छोटा छोटा, ये वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लीनियर प्रोबिंग पे आ जाते हैं। लीनियर प्रोबिंग कहती है कि अगर कोलिजन हो गई है तो आप ऐसा करिए, अगला नंबर ढूंढ लीजिए कि उसका अगला नेक्स्ट कौन सा फ्री है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल से दिखा रही हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा सबको। आपको बोला गया 50 को डालिए, आपने 50 को हैश फंक्शन में डाला, 0 आंसर आ रहा था, आपने इसको 0th इंडेक्स पे रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 21 को हैश फंक्शन में डाला, 1 आंसर आया, आपने इसे 1 इंडेक्स पे रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 72 को हैश फंक्शन में डाला, 2 आंसर आ रहा था, आपने इसे सेकंड इंडेक्स पे रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 31 आया, अब आपने 31 को हैश फंक्शन में डाला, आंसर आ गया 1। अब आप यहाँ देखेंगे 1 पहले ही आंसर आ रखा है किसी का, यानी 1 की जो पोजीशन है वो पहले ही भरी जा चुकी है। अब ये 31 जो है 1 पे नहीं बैठ सकता। यहाँ क्या हो गया, कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हो जाए तो लीनियर प्रोबिंग कहता है कि उसका अगला जो भी फ्री है उस पे उसको ले जाके बिठा दो। अगला फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसका अगला जरूरी फ्री ही होगा। अगर अगला फ्री मिल जाए तो उस पे बिठा दो, नहीं मिला तो फिर हमें और अगला सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे 31 का आंसर आया था, मैं यहाँ पे एक बार टिक करके बता रही हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 50 0 पे बैठ चुका है, ये डन हो गया। 21 1 पे बैठ चुका है, ये डन हो गया। 72 2 पे बैठ चुका है, ये डन हो गया। हमारे हिसाब से अभी ये डन हुए हैं। 31 का आंसर 1 आ गया था, 1 पहले से ही बिजी था, यहाँ नहीं बैठ सकता। अगला ढूंढिए। 1 का अगला क्या है, 2। क्या 2 फ्री है? नहीं, 2 पे बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 पे हमने 72 ऑलरेडी बिठा रखा है। तो अगला चेक करिए, क्या 3 फ्री है? हाँ 3 फ्री है। तो हमने क्या किया, 31 को 3 पे बिठा दिया। तो आपने देखा, अगला वाला चेक करना है। अगर अगला वाला फ्री है तो उसी पे बिठा दो, अगर फ्री नहीं है तो फिर उसके अगला चेक करो। तो अब हमने क्या क्या फिट कर लिया है, 50 फिट हो चुका है, 21 फिट हो चुका है, 72 फिट हो चुका है, 31 भी फिट हो चुका है। अब ऐसे ही 91 के साथ होगा। देखिए, 91 को हमने हैश फंक्शन में डाला, आंसर आ गया 1। कोलिजन हो गया, क्योंकि 1 तो पहले से ही भरा जा चुका है। अब क्या करें, अगला चेक करो। 1 का अगला 2 फ्री है? नहीं। 3 फ्री है? नहीं। 4 फ्री है? हाँ। यानी नेक्स्ट पूरी रो में हमें क्या फ्री मिला, 4। तो हमने क्या किया, 91 को 4 पे फिट कर दिया। तो यही लीनियर प्रोबिंग कहती है। ये जो यहाँ पे लिखा है, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, रखा है, लेकिन ये है सेम चीज ही, यही चीज है।
तो ये कहता है अगला वाला पॉसिबल चेक कर लिया करो, जो नेक्स्ट आपको खाली मिल जाए वहां पे इसको बिठा देना। अब ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये मैं बता देती हूँ एक बार। ये कहता है एच के, यानी कि आपको जो है वैल्यू को फंक्शन में डालने के बाद जो आंसर आया होगा, प्लस आई। ये आई क्या है? नंबर ऑफ प्रोब, यानी आपने कितनी, कौन सी प्रोबिंग आपने आगे की है। प्रोबिंग का मतलब होता है अगला सर्च करना। तो आप कह रहे हैं फंक्शन में डालने के बाद मेरा वन आंसर आ गया था। अब इस वन में मैं प्रूविंग कर रही हूं कि मैंने जीरो पोजीशन को चेक किया, आंसर नहीं मिला। मॉड एम, एम का मतलब होता है आपके टेबल का साइज। ये टर्मिनोलॉजी आप हर बार याद रखना, ये बार बार आपको दिखने को मिलेगी। मॉड एम का मतलब है टेबल का साइज। आपके टेबल का साइज क्या है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे वैसे आपके टेबल में टोटल 10 पोजीशन है, तो आपके टेबल का साइज जो है वो 10 है। तो ये कहता है प्रोबिंग में डाल डाल के चेक करो कोई आंसर मिल रहा है कि नहीं। एक्चुअली देखो, आप ये तो कर नहीं सकते अगला अगला अगला, तो ये क्या करता है, इस फंक्शन से चेक करता है आपकी प्रोबिंग, ये जो मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो यानी ये एक्चुअली फंक्शन कैसे चलता है, देखिए। ये फंक्शन ऐसे चलता है कि आपने हैश फंक्शन में कोई नंबर डाला, उसका आंसर आ रहा था वन। वन के बाद आई है नंबर ऑफ प्रोब, यानी आपकी कौन सी प्रोबिंग है, कौन से तरीके, कौन से अटेम्प्ट पे आप जो है इसे चेक कर रहे हो। तो जीरो से हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं, तो मैंने 1 + 0 किया। और मॉड एम, मॉड एम का मतलब होता है ये मॉड्यूलस। एम है आपका टेबल साइज, टेबल साइज कितना है? 0 से 9 तक वैल्यू यानी 10। तो ये आप क्या कर रहे हैं, 1 + 0 मॉडुलस 10, यानी 1 मॉडुलस 10। वन को 10 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो रिमाइंडर वन ही बचेगा। तो ये वन पे चेक करेगा क्या जगह है, नहीं है। अगले पे बढ़ जाओ। अब अगले पे क्या करेगा, ये आई को बढ़ा देगा। यानी अभी जो आपने 1 + 0 करा था, अब आप करेंगे 1 + 1। 1 + 1 मॉडुलस 10, यानी ये क्या आ जाएगा, 2 मॉडुलस 10। टू को 10 से मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। चेक करेगा क्या 2 पे जगह खाली है, नहीं। दोबारा आगे बढ़ जाओ, फिर ये क्या करेगा, फिर से आई को बढ़ा देगा। तो अब हो जाएगा 1 + 2 मॉडुलस 10। 1 + 2 यानी 3 मॉडुलस 10। 3 को 10 से मॉडुलस करेंगे, आंसर आएगा 3। क्या थर्ड पोजीशन फ्री है? हाँ, थर्ड पोजीशन तो फ्री थी। तो थर्ड पोजीशन पे इसने जो है 31 को लाके रख दिया। यानी ये जो बात यहाँ पे लिखी थी, ये फॉर्मूला है कि आप इसे कैसे कोड करते हैं, कैसे इसकी प्रोबिंग चेक करती है बारी बारी एक एक पोजीशन को। बाय कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट पोजीशन जो फ्री मिल जाएगी चेक करते समय, हमें उस पे इसे रख देना है। यही होती है लीनियर प्रोबिंग। सो आई होप लीनियर प्रोबिंग सबको समझ में आ गई होगी। आगे वाली दो टेक्निक पे आ रहे हैं, एक है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, अगली है डबल हैशिंग। तो देखिए, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हम क्यों यूज करते हैं। लीनियर प्रोबिंग जो है ना, बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपका 100 एलिमेंट्स और 200 एलिमेंट्स का एरे है, और आगे की 50 पोजीशन भरी हुई है, तो आप कहाँ तक आगे 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 अगला चेक करते रहेंगे, आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास एक और तरीका भी है कि अगर कोलिजन हो जाती है, तो आप ऐसे अगला 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 ढूंढने की जगह आप क्या करो, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से नया जो है एड्रेस निकाल लो। यानी पुराना एड्रेस जो आया है उस पे तो कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, अब इसके लिए नया एड्रेस निकालेंगे। तो अब ये नया एड्रेस कैसे निकालते हैं, इसका यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए। अभी मैं पहले यहाँ समझा देती हूँ आपको, फिर आपको फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, बोला है वही सेम एरे है, 50 700 वगैरह, इन्हीं वैल्यूज को जो है रखना है टेबल में। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। 50 को मॉडुलस करा 7 से, क्यों 7 से किया है, अब ये याद रखना है, एम का मतलब होता है टेबल साइज। हमारे टेबल में कितनी जगह थी, 0 से लेके 6 तक एलिमेंट। 0 से 6 मतलब 7 जगह होती है, 7 प्लेसेस एम्प्टी है। तो हम इसीलिए मॉड 7 कर रहे हैं, इसको याद रखा कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर है उसे टेबल साइज से मॉड करना है। यही अब हमें हम डिवीजन मेथड में पढ़कर आए हैं कि हैशिंग तो ऐसे ही करते हैं। तो हम नॉर्मल डिवीजन मेथड से हैशिंग कर रहे हैं। 50 को टेबल साइज से मॉड किया, आंसर आ गया 1। 50 को रख दिया 1 पे, बिल्कुल ठीक है। 700 को मॉड किया टेबल साइज से, आंसर आ गया 0। 700 को रख दिया 0 पोजीशन पे, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही हो गए। 76 को टेबल साइज से मॉड किया, आंसर आ गया 6। 6 पे रख दिया 76 को, ये बिल्कुल ठीक है। 85 की बारी आती है। 85 को 7 से मॉड किया, आंसर आ गया 1। 1 पे देखा ऑलरेडी 50 बैठा हुआ है, ये हो गई कोलिजन। अब कोलिजन हो गई, अब इसको जो है हम ठीक करेंगे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कहती है कि जब आपका कोलिजन हो जाए, तो आप क्या करना, हैश फंक्शन में वैल्यू डालने से आपका जो आंसर आ रहा था, हमारा आंसर क्या आ रहा है हैश फंक्शन में वैल्यू डालने से 1, उसमें कुछ प्लस करना। क्या प्लस करना है हमें उसमें, प्लस करना है आई स्क्वायर। ये आई जो होता है ना, ये आपका अटेम्प्ट होता है, यानी कौन सा अटेम्प्ट है आपका भी ये कोलिजन ठीक करने का। मेरा अभी ये पहला अटेम्प्ट है, तो मैं यहाँ सिर्फ 1 करूंगी।
अभी अगले वाले में आपको ये और बेटर समझ में आ जाएगा। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है कोलिजन ठीक करने का, तो मैं वन, और ये कह रहा है उस अटेम्प्ट का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना, तो यहाँ वन का स्क्वायर करिए, तो आंसर आ जाएगा वन प्लस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, यानी वन प्लस वन यानी टू। अब आपका आंसर आ गया टू। क्या टू पोजीशन पहले से भरी हुई है? नहीं। तो आपने आराम से जो है 85 को टू पे बिठा दिया। जिनको ये क्वाड्रेटिक वाले में अभी गड़बड़ लगी है वो अब यहाँ 92 में समझ जाएंगे। देखिए, 92 को टेबल साइज से मॉड किया, आंसर आ गया वन। मैं इसको रब कर रही हूँ। तो 92 को टेबल साइज से मॉड किया, आंसर आ गया वन। वन पे देखा, पहले से ही 50 बैठा हुआ है, कोलिजन हो गया, यानी यहाँ नहीं हो सकता। अब ये क्या करता है, अगर कोलिजन हो गया तो क्या करना है, आंसर जो आया है हैश फंक्शन से, आंसर क्या आया है वन, उसमें कुछ प्लस करिए। क्या प्लस करिए, आपका जौन सा अटेम्प्ट है ये कोलिजन को रिजोल्व करने का, उसका स्क्वायर प्लस कर दीजिए। अभी ये हमारा कौन सा अटेम्प्ट है, 92 के लिए तो पहला ही अटेम्प्ट है ना, 85 वाला हम काउंट नहीं करते, 92 को हम पहली बार कोलिजन रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट का स्क्वायर करना है, तो वन का स्क्वायर कर दीजिए। मॉड एम, ये मॉड एम हमें ध्यान रखना होता है, मॉड मतलब टेबल साइज से डिवाइड करना। आप नहीं भी करेंगे मॉड एम तो भी सेम ही आंसर आएगा। हम ये बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये इंश्योर रखें कि हमारा जो आंसर है वो कहीं सिक्स से आगे ना चला जाए। अगर आप नहीं करेंगे मॉडेम तो भी आपका आंसर जो है सही आएगा। इन केस आपका जो नंबर है वो सिक्स से आगे आ जाता है, नाइन टेन आ जाता है, जो इसमें पोजीशन अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो आप जो है इस मॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, फॉर्मूले में हमने वही पुट किया, वन प्लस वन का स्क्वायर, आंसर क्या आया वन प्लस वन यानी टू। अब टू हमने देखा, टू तो पहले से ही कोलिजन पे है, मतलब टू हमने अभी बिठाया इस पे 85, तो यहाँ तो दोबारा कोलिजन हो गया। तो एक बार हमारी वैल्यू क्या आई थी वन, यहाँ कोलिजन हो गया था। हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करी। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या कहती है कि आपने पहले अटेम्प्ट में स्क्वायर करके जो पोजीशन निकाली उस पे तो कोलिजन हो रहा है, उस पे पहले से कोई बैठा हुआ है। अब आप क्या करिए, दूसरे अटेम्प्ट में दोबारा ट्राई करिए। तो मेरा हैश फंक्शन से आंसर क्या आया था ओरिजिनली वन, वन में अब मैं दूसरे अटेम्प्ट में क्वाड्रेटिक करूंगी, यानी मेरा कौन सा अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है। तो अब मैं टू का स्क्वायर करूंगी, टू का स्क्वायर करके प्लस करिए इसमें, तो आंसर आ जाएगा वन प्लस टू का स्क्वायर होता है फोर, आंसर आ गया फाइव। अब ये फाइव सही आंसर आ गया आपका। फाइव प्लेस पे जो है कोई नहीं बैठा था, तो फाइव प्लेस पे आपने जो है 92 को ले जाकर बिठा दिया और ये आपका सेट हो गया। यानी अगर आप सीधा सीधा मतलब समझे तो आपका जब भी कोलिजन हो जाए, आपको पता लग गया है कि एक हैश फंक्शन से जो आंसर आया है वो कोलिजन हो गया है, तो आप क्या करिए, हैश फंक्शन से जो आंसर आया था उसमें प्लस करिए। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है कोलिजन रिजोल्व करने का इस वैल्यू के लिए, पहला। तो आप वन का स्क्वायर करके ट्राई करिए, दोनों को प्लस करेंगे कोई आंसर आएगा, सही बैठ जाता है तो ठीक है। और कौन सा केस हो सकता है कि 92 के लिए कोलिजन हो गया, वन आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, 92 के लिए आंसर जो आया था वन, उसको प्लस करिए किससे, आपका पहला अटेम्प्ट है कोलिजन रिजोल्व करने का इस वैल्यू के लिए, तो वन से स्क्वायर करके प्लस करिए, आंसर क्या आया टू। यहाँ पर भी कोलिजन हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब एक और बार सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राई करेंगे, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर वही काम करेंगे। आंसर क्या आया था ओरिजिनली वन, तो उस वन में अब इस बार क्या प्लस करेंगे, टू का स्क्वायर प्लस करके देखेंगे। यानी आपको ओरिजिनल आंसर में वन का स्क्वायर प्लस करके आंसर निकालना है। अगर उस पे बात नहीं बनती है तो टू का स्क्वायर करके आंसर निकालना है। इस पे भी बात नहीं बनती तो फिर आपको थ्री का स्क्वायर वन में प्लस करके आंसर निकालना चाहिए था। यानी आप क्या है, बढ़ती हुई वैल्यूज का स्क्वायर ओरिजिनल आंसर में प्लस करके देखते रहेंगे। जिस आंसर पे आपकी वैल्यू ठीक बैठ जाएगी वहीं पे जो है आप वैल्यू को रख देंगे। ये है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ये जो मॉड एम है ये इसलिए लिखा होता है कि कहीं जैसे अभी आप देखेंगे आपके आंसर्स क्या आ रहे थे, वन सिक्स, और क्या आ रहा था टू फाइव। तो आपका जब वन आ रहा है, अगर आप इसे मॉड्यूलस, मॉड का मतलब है मॉड्यूलस, एम मतलब टेबल साइज, टेबल का साइज है सेवन, क्योंकि जीरो से सिक्स तक है, वन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन ही आएगा। ऐसे ही अगर आप इनमें से किसी भी वैल्यू को सेवन से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर वो वैल्यू ही आएगी, यानी ओरिजिनली आपका आंसर जो है ठीक आ जाता है। ये किस केस में हमें फायदा देता है, हर बार आपको मॉड करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी ऐसे फंस गए कि आप जो है ऐसे पहुंच गए, मान लीजिए यहाँ पे भी कोलिजन हो जाता और आप आते वन प्लस थ्री का स्क्वायर करने पे, तो वन प्लस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, वन प्लस नाइन यानी टेन। अब टेन तो इस टेबल में प्लेस ही नहीं है, ये तो प्लेस ही लास्ट सिक्स तक है। फिर आप क्या करते, फिर आप टेन को जो है मॉड करते सेवन से, फिर जो आंसर निकल के आता वो उसका आंसर होता। अगर वहां भी कोलिजन हो जाता तो फिर आप अगली बार क्वाड्रेट फिर दोबारा एक और स्क्वायर करते,
तो ये मॉड m जो है वहां काम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल केसेस में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर टेबल इससे एक्सीड हो जाए लास्ट वैल्यू से तो आपको मॉड की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए हम सेफ केस में इसे फॉर्मूला के साथ लगा कर ही रखते हैं कि आप कर लो, आंसर सेम ही आएगा पर आप फिर भी लगा लो इसे फॉर्मूले में। तो आई होप क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो है सबको क्लियर हो गई है। अब आ रहे हैं तीसरे मेथड पे, क्योंकि ये भी जो है हमें थोड़ा बेकार सा ही मेथड लगता है कि एक पे नहीं हुआ तो टू का स्क्वायर करके देख लो, टू के स्क्वायर पे नहीं हुआ तो थ्री का स्क्वायर करके देख लो। ये भी आपका टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए कोलिजन रेजोल्यूशन। तो हम क्या है तीसरे तरीके पे आ रहे हैं। तीसरा तरीका है डबल हैशिंग। ये एक अच्छा एफिशिएंट मेथड माना जाता है। इससे जो है आराम से जो है आंसर निकल जाते हैं और बड़ा कम केस होता है कि बार बार कोलिजन होगा, कम ही बार होता है। तो डबल हैशिंग जान लेते हैं, डबल हैशिंग क्या कहती है। तो डबल हैशिंग कहती है कि हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूले होंगे। यानी एक होगा हमारा प्राइमरी फंक्शन जिसमें हम नॉर्मली जो है वैल्यू को डाल के उसकी पोजीशन निकालते हैं। अगर इस केस में कोलिजन आ जाता है तो हम अपने दूसरे फंक्शन को एक्शन में लाएंगे और इसके साथ कुछ प्लस माइनस करके जो है आंसर निकालेंगे और चांस है कि आंसर जो है सही आ जाएगा, कोलिजन रिजोल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। पहले टेबल सीख लेते हैं, फिर ये पार्ट पढ़ना, फिर ये पार्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हम 50 को पुट करने की कोशिश करते हैं अपने नॉर्मल फॉर्मूले से। तो 50 को टेबल साइज से मॉड किया। टेबल साइज है 7, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वैल्यू 6 है तो 0 से 6 7। 50 को 7 से मॉड किया, आंसर आया 1। फर्स्ट पोजीशन पे आपने जो है 50 को रख दिया, बिल्कुल ठीक है, खाली थी, ये डन हो गया। ऐसे ही आपने 700 को मॉड किया 7 से, 0 आया, 0 खाली था, आपने रख दिया। 76 को मॉड किया 7 से, 6 आया, 6 खाली था, आपने रख दिया। यहाँ तक आप रख चुके हैं। अब वही प्रॉब्लमेटिक वैल्यू फिर 85। 85 को 7 से मॉड किया, आंसर आ गया 1। आपने चेक किया 1 पे पहले से ही 50 बैठा हुआ है, ये हो गया कोलिजन। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब क्या करें, अब इस पे रेजोल्यूशन लगानी पड़ेगी, डबल हैशिंग से इसे रिजोल्व करेंगे। तो अब जो है यहाँ हमें डबल हैशिंग की जरूरत पड़ गई। देखिए इस केस में हमें इस सेकंड फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें भी नहीं पड़ी, इसमें भी नहीं पड़ी, इस वाले में पड़ गई है। अब हमें सेकंड फंक्शन को देखना पड़ेगा। तो आपका सेकंड फंक्शन क्या कहता था। सेकंड फंक्शन कहता है 1 प्लस के मॉड 5। 1 प्लस के मॉड 5 क्या है, 1 नॉर्मल है, के है आपकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं 85 और मॉड 5 करिए। 85 को 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आपने क्या किया 1 प्लस इस कैलकुलेशन का रिमाइंडर यानी 1 प्लस 0, यानी आंसर क्या आ रहा है 1। सेकेंड फंक्शन से आपका जो आंसर है वो 1 आया है। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ आपका पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। कंफ्यूज नहीं होना है। मेजर फॉर्मूला हमारा ये है। इस फॉर्मूला में दोनों फंक्शंस को यूज किया जाता है, यानी अब हम दोनों फंक्शनों के आंसर्स को यूज करेंगे। पहले फंक्शन से आंसर क्या आया था 1, दूसरे फंक्शन से आंसर क्या आया है 1। अब दोनों फंक्शन को फॉर्मूला में यूज करिए। कैसे यूज करना है, h1 के यानी पहले फंक्शन से जो आपका आंसर आया है, क्या आंसर आया 1, 1 डाल दीजिए यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे ये आ गया, ये वाला 1। तो ये 1 आपने यहाँ रख दिया। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है प्लस करना है, इसमें क्या प्लस करना है आई डॉट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आई मल्टीप्लाई बाय दूसरे फंक्शन से आपका क्या आंसर आया है। ये आई मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में ही समझाया था, आई का मतलब होता है ये कौन सा अटेम्प्ट है हमारा इस वैल्यू के लिए कोलिजन जो है रिजोल्व करने का। तो अभी तो ये हमारा पहला ही अटेम्प्ट है 85 के लिए रिजोल्व करने का। तो आप क्या रखेंगे 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय h2, दूसरे फंक्शन से क्या आंसर आया है, दूसरे फंक्शन से क्या आंसर आया था 1, इससे भी 1 ही आया था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1। तो ये 1 प्लस 1 होके मिल बन गए 2, तो इंडेक्स निकल कर आया है 2। इस तरह जो है आपको डबल हैशिंग करनी है। तो अब आप 2 इंडेक्स चेक करेंगे, क्या 2 खाली है, हाँ 2 खाली था, तो आपने 85 को 2 पे रख दिया, ये सॉल्व हो गया। जिन लोगों को अभी यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई उनको अब 92 वाले एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगी। मैं 92 पे करके दिखा रही हूँ सेम चीज को। 92 में आपने वही किया, पहले पहले फंक्शन में डाला जो हमारा पहला फंक्शन है, इससे आंसर आ गया 1, जो कि पहले से ही ब्लॉक्ड है, कोलिजन हो गई। अब आपने क्या किया, अब दूसरे फंक्शन की जरूरत पड़ गई, तो आपने दूसरे फंक्शन को कैलकुलेट किया। दूसरा फंक्शन था 1 प्लस के मॉड 5। क्लियर करके दिखा देते हैं। हाँ, तो दूसरा फंक्शन था 1 प्लस के मॉड 5। तो आपने दूसरे फंक्शन में वैल्यू डाली 1 प्लस 92 मॉड 5। यहाँ से आपका आंसर आ गया 92 मॉड 5 से रिमाइंडर बचा होगा 2, तो हो गया 1 प्लस 2 यानी 3। तो पहले फंक्शन से आपका आंसर 1 आया था, दूसरे फंक्शन से आपका आंसर 3 आया था।
लेकिन अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हमको इन दोनों आंसरों को यूज करना है फॉर्मूला में डालने के लिए। तो डालेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में क्या करना है, पहले फंक्शन से जो आंसर आया है h1 के, क्या आंसर आया था, 1, उसको लिखिए, लिख दिया 1, प्लस करना है इसमें क्या, आई मल्टीप्लाई बाय h2 के। आई मल्टीप्लाई क्या है, आई का मतलब क्या है, ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट है इस कॉलिजन को सॉल्व करने का। पहला अटेम्प्ट है 92 के लिए, तो आप लिखेंगे 1, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय दूसरे फंक्शन से क्या आंसर आया है, दूसरे फंक्शन से आंसर आया है 3, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.3। वो यहाँ पे लिखा नहीं था 1.1, इसलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि आई डॉट सेकेंड फंक्शन का आंसर, यानी इन टोटल हमें यहाँ क्या करना था, पहले फंक्शन से जो आंसर आया है प्लस आई मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन से जो आंसर आया है, तो वही हमने किया है। पहले फंक्शन से जो आंसर आया था प्लस 1 डॉट सेकेंड फंक्शन से जो आंसर आया है, तो ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1 3 जा 3, सॉल्व करके आंसर आ गया 4, यानी 4 जो है वो सही पोजीशन है 92 की। तो आपको क्या करना है, इस 92 को उठाकर 4 पोजीशन पे रख देना है। ये हो गया आपका कोलिजन रिजॉल्व। तो डबल हैशिंग से कोलिजन जो है इस तरह रिजॉल्व होता है। आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा डबल हैशिंग कैसे वर्क करती है। तो ओपन एड्रेसिंग से हैशिंग को सॉल्व यानी कोलिजन को सॉल्व करने के तीन तरीके थे हमारे पास। अगर कोलिजन हो जाता है तो आप या तो लीनियर प्रोबिंग कर लीजिए, जिसमें आप अगला 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 चेक करते रहो, जो अगला दिखे फ्री उस पर बिठा देना एलिमेंट को। दूसरा था क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है इसे सॉल्व करने का, उसका स्क्वायर स्क्वायर प्लस करते रहो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कभी तो आंसर आ जाएगा, जो आंसर फ्री मिले उस पे बिठा देना। या फिर डबल हैशिंग, कि पहले आंसर से निकाल के देखिए, पहले फॉर्मूला से नहीं निकला तो दूसरे वाले में डालिए, फिर दोनों को मेजर फॉर्मूला में डालिए, फिर आंसर निकालिए। ये है ओपन एड्रेसिंग के तीन मेथड। अब हम आ रहे हैं चेनिंग। एक चेनिंग भी तरीका है जिससे जो है कोलिजन रिजॉल्व किया जा सकता है, दूसरी कैटेगरी है। ये हमने यहाँ देखा था कि या तो ओपन एड्रेसिंग से कर सकते हैं या चेनिंग से। तो ओपन एड्रेसिंग के हमने तीनों मेथड सीख लिए। चेनिंग का मेथड चेक करते हैं। तो चेनिंग को जान लेते हैं। चेनिंग का मेथड क्या है, बड़ा ही छोटा सा और बड़ा आसान सा मेथड है। इसीलिए जो है चेनिंग को बड़ा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ओपन एड्रेसिंग के जो मेथड्स हैं उनमें मैथमेटिकल फॉर्मूला इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अप्लाई करने और फिर ऑपरेशंस उसके परफॉर्म कराने। चेनिंग जो है बड़ा आसान मेथड लगता है, बहुत छोटा सा, 1 मिनट में देख लेंगे। देखिए, चेनिंग कहता है हर इंडेक्स का, टेबल में हर इंडेक्स के ऊपर हम एक लिंक लिस्ट स्टोर करेंगे। लिंक लिस्ट का मतलब है, मान लीजिए ये आपका टेबल है, इसमें आपके पास इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। तो आज तक आप क्या कह रहे थे, 0th इंडेक्स पे एक एलिमेंट सेव हो सकता है, 1 पे एक हो सकता है, 2 पे एक हो सकता है। अगर किसी एलिमेंट का दोबारा से इंडेक्स 1 आ गया तो उसको रिजोल्व करना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। चेनिंग कहती है हर इंडेक्स पे एक लिंक लिस्ट सेव करेंगे, कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लीजिए आपने अभी बोला कि मुझे यहाँ 50 सेव करना है, थोड़ी देर बाद किसी और नंबर का भी 0 इंडेक्स आ गया, तो कोई बात नहीं, आप लिंक लिस्ट के अगले वाले नोड में उसको सेव कर लो। यानी ये एक ही जगह पे मल्टीपल एलिमेंट्स आपको सेव करने देती है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। जो आप कहते थे कि कोलिजन हो गया, अब अगली पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम ही खत्म है। तो वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको कैसे कर रहा है। देखिए, 10 आपका एक नंबर है, इसको इसने आपने उसको हैश फंक्शन में डाला। मान लीजिए 5 की टेबल आप बनाना चाह रहे हैं, हैश टेबल। 5 हैश टेबल मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 तक इंडेक्स होंगे इसमें, और आप कह रहे हैं इन्हीं 5 जगहों पे जो हम सारी वैल्यू सेव करेंगे। तो आपने 10 को जो है 5 से मॉड्यूलस किया, आंसर आ गया 0। तो आपने कहा 10 को जो है 0 इंडेक्स पे सेव करा दो, करा लिया आपने। 20 को डिवाइड किया, 20 पे भी आंसर 0 ही आ गया। अब ये हो गया कोलिजन, क्योंकि 0 पे तो पहले से 10 बैठा हुआ है। तो आप कहते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 10 पे हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, ऐसे नोड के आगे नोड जोड़ते चले जाएंगे, यानी एक अकेली पोजीशन नहीं रहेगी, पूरी लिस्ट की लिस्ट सेव रहेगी। तो 20 का भी 0 आ गया है, कोई बात नहीं, लिंक लिस्ट की पहली नोड में आपने 10 सेव किया हुआ है, अगली नोड में 20 कर लो। 15 का भी 0 आ गया, कोई बात नहीं, तीसरी नोड में 15 कर लो। 25 पे भी आ गया, कोई बात नहीं, लिस्ट की चौथी नोड में 25 कर लो, ऐसे ही पांचवी नोड में 30 कर लो। तो आपने देखा जितनी वैल्यूज मैंने डाली सबका आंसर 0 ही आ रहा था, तो सबको 0 ही पोजीशन चाहिए थी। तो 5 बार कोलिजन हुआ इस टेबल में, लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई।
क्योंकि जैसे-जैसे कोलिजन होता था, लिंक लिस्ट में एक एक्स्ट्रा नोड जुड़ जाती थी आके और नई नोड में वो वाला नंबर सेव हो जाता था। तो ये बड़ा आसान तरीका लगता है लोगों को अप्लाई करना, क्योंकि लिंक लिस्ट के एप्लीकेशन से फिर आपका जो है मैथमेटिकल एप्लीकेशन बच जाता है। वहीं पे लिस्ट जो है आगे एक्सटेंड होती चली जाती है और आपकी चेनिंग से इस तरह से कोलिजन रिज़ॉल्व हो जाता है। तो ये था चेनिंग का मेथड और ये था आपका इन टोटल हैशिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। मेजरली इसमें हमने सारे टॉपिक्स को जो है टच कर लिया है। मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। तो आई होप सबको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस में मिलेंगे ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लॉजिक क्लिक लर्निंग। अगर वीडियोस आपको यूजफुल लगती हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड टू लॉजिक क्लिक लर्निंग। थैंक यू।